हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है गवर्नर्स रोल इन अ हंग असेंबली। दोस्तों, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हंग असेंबली क्या होता है इस विषय में। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम, ये जो पार्टी है जो कि थलापति विजय की पार्टी है, यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने सरकार बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष विजय को यानी थलापति विजय को आमंत्रित करने से पहले 118 विधायकों के समर्थन पत्र यानी फिजिकल लेटर की मांग की है। तो कॉन्टेक्स्ट यही था। अब आगे न्यूज क्या है वो जानने से पहले सबसे पहले हंग असेंबली क्या होता है वो जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन इस पर आएगा, न कि तमिलनाडु में भी जो वर्तमान में हो रहा है उस पर आएगा। हाँ, आप तमिलनाडु के जो वर्तमान हालात हैं, जो ये घटनाक्रम हुई है, इसका आप जिक्र मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो, लेकिन जो प्रीलिम्स की बात करेंगे तो इसमें हंग असेंबली के बारे में पूछेगा, ना कि किसी और के बारे में। तो चलिए हंग असेंबली क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, हंग असेंबली यानी हिंदी में इसको त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। और ये कब होता है? तो दोस्तों, ये तब होती है जब किसी भी एक राजनीतिक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। जब कोई भी पार्टी आधे आंकड़े यानी बहुमत को पार नहीं कर पाती, जैसे अगर 200 सीट की विधानसभा है, आपको 101 चाहिए, अगर 101 नहीं हो पाता है, यहाँ पर भी आप तमिलनाडु का अगर केस देख ले तो 118 चाहिए, लेकिन थलापति विजय की पार्टी को 108 मिला है, मतलब बहुमत के आंकड़े से 10 कम है। इस वजह से इन्हें अब चुनाव के बाद गठबंधन पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये जो होता है कि जब कोई पार्टी आधे आंकड़े यानी बहुमत को पार नहीं कर पाती तो विधानसभा जो है वो त्रिशंकु विधानसभा कहलाती है, जिससे गठबंधन सरकार, अल्पमत सरकार या फिर से चुनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि अभी पुनः चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है और सरकार बन चुकी है थलापति विजय की। तो अब मुख्य बिंदु क्या है त्रिशंकु विधानसभा के वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक गतिरोध। कोई भी दल स्वतंत्र रूप से कानून पारित नहीं कर सकता या स्थिर सरकार नहीं बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर जटिल बातचीत या राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के केस में थोड़ा सा अलग हुआ है, वो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो फ्लोर टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो मुख्यमंत्री को एक निश्चित अवधि के भीतर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है और किंग मेकर की भूमिका आ जाती है यहाँ पर, मतलब जो छोटी पार्टियां होती है वो किंग मेकर बन जाती है। ये जो छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, यह तय करने में बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं कि सरकार कौन बनाएगा, जो कि अभी तमिलनाडु में हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे भी बात कर लेते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, इसलिए आप इसे दिमाग, दिल जहां नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 164 क्या कहता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि त्रिशंकु विधानसभा में उनकी विवेकाधीन शक्ति असीमित नहीं है, ये भी बोला गया है। इसके अलावा सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस भी हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशें भी हैं। तो आयोग ने राज्यपाल के लिए वरीयता का एक विशिष्ट क्रम सुझाया था, जिसमें सबसे पहले चुनाव पूर्व गठबंधन की बात की थी। सबसे पहले जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, अगर वो बहुमत हासिल करती पहले उनको बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए। उसके बाद से अगर चुनाव पूर्व गठबंधन को नहीं मिलता, जैसे तमिलनाडु के केस में मिला है, उसके बाद बहुमत का दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी उसको बुलाया जाए, जैसा कि तमिलनाडु में टीवीके पार्टी है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड पे डाल के रख दिया था हमारे गवर्नर साहब ने। तीसरा है चुनाव पश्चात गठबंधन, जो कि अभी जो सरकार बनी है वो चुनाव पश्चात गठबंधन की ही सरकार है तमिलनाडु में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय भी हैं, जजमेंट्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है SR बोमई मामला 1994 में। तो इस मामले में यह स्थापित किया गया था कि बहुमत साबित करने का एकमात्र संवैधानिक तरीका फ्लोर टेस्ट यानी सदन में शक्ति परीक्षण है, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि। दूसरा है रामेश्वर प्रसाद मामला 2006। तो राज्यपालों को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर किसी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। और अगर एनालिसिस की बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा भौतिक पत्र यानी फिजिकल लेटर की मांग को एक अतिरिक्त संवैधानिक आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। और जो आलोचक हैं वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि इससे प्रक्रिया में देरी होती है और खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हंग असेंबली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो आप उसके बारे में समझ लेना, क्या होता है क्या नहीं, वो तो मैंने समझा दिया है। अगर नहीं समझा तो वापस से एक बार रिपीट करके देख लीजिए। अगला न्यूज है थोरियम एंड इंडियाज नेट जीरो मिशन।
दोस्तों इसके पहले भी अभी हमने हमारा जो स्टेज 2 न्यूक्लियर रिएक्टर था उस पर काफी पिछले महीने न्यूज में आया था, तो उस पर हमने डिस्कशन किया था। इस बार फिर से है तो वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर ने 2047 तक विकसित भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यूरेनियम से थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो कि स्टेज 3 का है। अभी हम कौन से स्टेज में हैं? हम स्टेज 2 में पहुंच गए हैं। हमें जल्द से जल्द स्टेज 3 में पहुंचना है। इसके अलावा शांति अभियान भी मैंने बताया था। शांति अभियान क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। तो ये सब जो है वो मैंने पुराने वीडियोस में बताए हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और नहीं होगा तो भाई गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ही। तो एक बार हम लोग यूपीएससी के हिसाब से अब देख लेते हैं भाई कि भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है क्या। तो पहला है स्टेज 1 यानी चरण 1। तो इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले PHWR यानी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में प्लूटोनियम का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR का उपयोग किया जाता है। जो तीसरा चरण है इसमें थोरियम 232 का उपयोग करने वाले उन्नत भारी पानी रिएक्टर यानी AHWR का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों थोरियम क्यों यूज करने की बात की जा रही है ये भी आपको मैंने बताया था, लेकिन वापस से बता रहा हूँ। तो भाई भारत के पास दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25%। केरल और ओडिशा की जो मोनेजाइट रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में अधिक सुरक्षित और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको पता है यूरेनियम के लिए हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, मतलब हम निर्भर हैं दूसरे देशों पे। तो ये जो आयात निर्भरता है उससे हमें छुटकारा मिलेगा, प्लस जो हमारा विदेशी मुद्रा बाहर जाता है वो भी रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे रुपया भी मजबूत होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो बहुत अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बहुत फायदेमंद होगा भारत के लिए। इसके अलावा दोस्तों यह जो थोरियम है ये स्वयं विखंडनीय नहीं है, इसे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, तो ये सुरक्षित भी है। और अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो वैश्विक यूरेनियम कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए थोरियम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, आत्मनिर्भर भारत का मुहिम चला हुआ ही है, तो ये उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अगला न्यूज है मैनेजिंग फॉरेक्स एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी विदेशी मुद्रा भंडार और आयात निर्भरता का प्रबंधन। दोस्तों ये भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की रक्षा के लिए नागरिकों से सोने, पेट्रोल, खाद्य तेल पर खर्च कम करने की अपील की। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल का उपयोग थोड़ा कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जब जरूरी हो तभी आप ट्रैवल करें या अपने काम पर जाएं। और अगर खाद्य तेल की बात किया जाए तो खाद्य तेल के लिए भी यही बोला है कि घर में जो आप खाना बनाते हो उसमें जो तेल की मात्रा है उसमें थोड़ी कटौती की जाए। तो ऐसे जो अपील है वो मोदी जी ने किया है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे चालू खाता घाटे की। तो सोने और तेल के उच्च आयात से सीएडी बढ़ जाता है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ता है। याद है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है तभी तो रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और जिसके कारण आज 95 रुपीज के ऊपर ही है। मैंने इतना देखा नहीं है, अगर आप लोग देखे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो। इसके अलावा अगर अब देखे जाए तो दुष्चक्र की बात करें तो चूंकि भारत इन आयातों के लिए डॉलर में भुगतान करता है, इसलिए रुपया कमजोर होता है। कमजोर रुपया आयात को और महंगा बना देता है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है। ये कैसे होता है देखो, अगर हम एग्जांपल लेंगे, पहले आप 10 पेंसिल आयात करते थे, सपोज 10 पेंसिल कर दो, चलो 10 पेंसिल नहीं यार, सोने और चांदी की बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा पहले आप 10 ग्राम सोना आयात करते थे। तो 10 ग्राम सोना जब पहले आयात करते थे तो वो सपोज $100 का था, और पहले वही $100 80 रुपया था, अभी 95 रुपया हो गया। चलो 95 राउंड फिगर 100 कर लो या 90 कर लो, जो आपकी मर्जी, चलो 100 ही कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाए। तो पहले जब आप सपोज 1 साल पहले जब आप यही सोना 10 ग्राम $100 का मतलब हो जाता है, अगर 80 रुपए के हिसाब से बोला जाए तो 8,000 रुपया। तो मतलब पहले आप इसी के लिए 8,000 पे कर रहे थे, उसी 10 ग्राम सोने के लिए, लेकिन अब आप 10,000 पे कर रहे हो। प्राइस अभी भी $100 है, लेकिन आप रुपया कमजोर होने के चलते आप उसे 2,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो यही चीज है कि अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारा जो आयात है वो महंगा हो जाता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो वापस से सुन लीजिए। अब अगर नीतिगत उपाय की बात करेंगे तो सबसे पहले ऊर्जा, तो इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देना होगा, वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा अभी तो सरकार और मंत्री जो हैं वो E85 और E100 तक की भी बात कर रहे हैं, प्लस फेम 2 भी चल रहा है
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2030 तक। जो पहले 100% करने का प्लान था वो अभी 20-25% के करीब हो गया है। फिर सोना की बात करेंगे तो भौतिक सोने की मांग कम करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बढ़ावा दिया गया है। तीसरा, खाद्य तेल की बात करेंगे तो 60% आयात निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी के, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई समय की मांग जो है वो कम में ज्यादा बताने की है, न कि ज्यादा में कम बताने की है। अगला न्यूज है कृषि निर्यात बनाम ट्रम्प टैरिफ, यानी एग्री एक्सपोर्ट वर्सेस ट्रम्प टैरिफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी उसके पहले बता दूं, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर है, और कॉन्टेक्स्ट यही है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ जो कुछ चरणों में 50% तक भी पहुंच गए थे, उन सबके बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2026 में 2.3% बढ़कर $53.1 बिलियन हो गया है। अब यूपीएससी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये भी GS पेपर 3 एग्रीकल्चर और GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तो रेजिलियंस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो विविधता के माध्यम से लचीलापन। तो समुद्री उत्पाद यानी झींगा एग्जांपल ले लें, भैंस के मांस और कॉफी के भारतीय निर्यातकों ने अपना ध्यान अमेरिका से हटाकर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के बाजारों पर केंद्रित किया। इसीलिए हमारा ये जो भारत का कृषि निर्यात है ये बढ़ा है थोड़ा, न कि ऐसा नहीं कि अमेरिका में हमारा निर्यात बढ़ा, नहीं, हमने ध्यान थोड़ा भटकाया दूसरी जगहों पे। हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, विविधीकरण जिसे बोलते हैं, वो हुआ, इसकी वजह से हमारा पहुंच और बढ़ा है और निर्यात बढ़ा है इसी वजह से। दूसरा, टैरिफ का प्रभाव की बात करेंगे, इंपैक्ट ऑफ टैरिफ। जहां अमेरिकी संरक्षणवाद के कारण फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई, वहीं कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। और अगर कंक्लूजन की बात करेंगे, यह भारत की विदेश व्यापार नीति में बाजार की जानकारी और व्यापार विविधीकरण के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों आज इतना ही न्यूज इंपॉर्टेंट था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।